प्यारे बच्चों, आप सभी का जैन रोजगार क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बिहार पुलिस को फोकस करते हुए बिहार पुलिस का जो एग्जाम्स होने वाला है उसका आज से हम लोग पहला सेट प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें कि आपका सारा सब्जेक्ट पे फोकस किया जाएगा। मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीके हो, हिंदी हो, ये हर सब्जेक्ट पे फोकस किया जाएगा। और इसके सारे जो हमारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो सभी टीचर्स अपने अनुभव के हिसाब से एक क्वेश्चन इस तरीके का सेट किए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और कोशिश किया जा रहा है कि जिस तरीके से क्वेश्चन आने की संभावना है उस तरह का क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया जाए और बृहद तरीके से डिस्कस किया जाए और साथ साथ इसका शॉर्टकट अप्रोच बताया जाए। ठीक है, इसमें प्रयास किया जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स देने का प्रयास करेंगे ताकि आपके दिमाग में सेट भी हो जाए आराम से और साथ साथ जल्द से जल्द क्वेश्चन एग्जाम में बना सकें। तो बच्चों, सबसे पहले आज आपका जैन रोजगार क्लासेस का बिहार पुलिस का सेट 1 का आज से हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले मैं लालजी सर मैथ्स डिस्कस आपको करना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मैथ्स पे शुरुआत करते हैं और मैथ्स का सेट 1 पे हम लोग फोकस करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आपका एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का दिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन क्या कहता है, x किसी कार्य को p दिनों में कर सकता है और y उसी कार्य को q दिनों में कर सकता है, तो x और y मिलकर कितने दिनों में करेगा। तो x और y मिलकर कितने दिनों में करेगा, इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है। आप फॉर्मूला को फोकस करेंगे, बड़ा आराम से आपका बन जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका हो जाएगा आपका PQ डिवाइडेड बाई P प्लस Q, ये हमारा आंसर चला जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? तो आप नोट भी कर सकते हैं कि अगर A किसी कार्य को P दिन में करता है, B उसी कार्य को Q दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को PQ बटा P प्लस Q दिन में करेगा। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर चला जाएगा। अब इस चीज को याद रखना है। अब इसी से क्वेश्चन क्या कर सकता था, जैसे यहाँ पर P और Q दिया है उसी तरह से कोई वैल्यू रख देता। जैसे कहता कि X किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, B उसी कार्य को 30 दिनों में करता है और आपसे कहे कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा, तो आपसे सीधा हो जाएगा 20 गुना 30 बटा 20 प्लस 30। सॉल्व करते आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं को। तो हमारा इसका तो आंसर सीधा सा हो गया जो कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड है। इसी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब इस सिंप्लीफिकेशन में क्या है कि कुछ डाटाज हैं जो आपको याद करना चाहिए। उसमें भी खास करके परसेंटेज का डाटा है जिसको कि हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको याद रखिएगा। ऐसे आपको जानकारी के लिए बताते हैं आपको, जैसे 0.3333 इसका वैल्यू 1/3 होता है, 0.25 का वैल्यू 1/4 होता है, 0.499 इसको लगभग हम 0.5 ले सकते हैं, अर्थात 1/2 ले सकते हैं। 0.125 बराबर 1/8 हमारा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए देखते हैं यहीं पर। इसके बदले में हम लोग ले लिया 1/3, इसके बदले में ले लिया 1/4, इसके बदले में ले लिया 1/2, इसके बदले में 1/8 और यहां पर 24। क्लियर है कि नहीं है? अब देख सकते हैं 8 और 3 से 24 कट गया, अर्थात आपका 1/8 हो गया। यही हमारा आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन की नहीं को, आराम से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्या है, एक संख्या अन्य संख्या का 25% है। जैसे दो संख्या यदि हम A और B ले लेते हैं
तो यह संख्या दूसरे का 25% है, तो दूसरे का 25% का मतलब हो गया अगर ये 100 होता तो ये 25 हो जाता। रेशियो आपका 1:4 हो जाएगा। अब आपसे कहता है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, अर्थात दोनों के बीच का अंतर आपका 3 यूनिट का आपका जा रहा है, और 3 यूनिट बराबर हो जा रहा है आपका कितना, 12 हो जा रहा है। जब 3 बराबर 12 है तो स्वाभाविक तौर पे 1 बराबर 4 होगा, तो फिर 4 बराबर 16 चला जाएगा, हमारा आंसर चला गया। क्या कोई दिक्कत नहीं को? तो सीधा देखना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 25% है, अर्थात दूसरी संख्या को हमने 100 ले लिया तो पहली संख्या 25 हो गया। रेशियो ले लिया 1:4। अब इसी को थोड़ा शॉर्टकट भागना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि 25% बराबर 1/4 होता है, तो 25% बराबर 1/4 होने का मतलब हो गया कि अगर यह संख्या 4 है तो यह 1 होगा। सीधा यहीं से कर देते, 3 आपका है और 3 बराबर 12 दे दिया है, तो 4 बराबर 16 हमारा आंसर चला जाएगा। क्या कोई दिक्कत? अब बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, कभी कभी ये भी क्वेश्चन कहेगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% ज्यादा है, तो 25% ज्यादा का मतलब हो गया कि 4 में 1 ज्यादा है, अर्थात अगर ये 4 होता तो ये 5 हो जाता, तो फिर हम जो क्वेश्चन सॉल्व करना रहता हम कर लेते। तो ये सब वर्ड पे जरूर ध्यान देने का प्रयास करना है, जो कि बड़ा आराम से क्वेश्चन बनते चलेगा। आप देखिए गौर करके, ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अब जब टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, खास करके जब ट्रेन को पार करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिए, जो हम लोग के नॉर्मल में भी आप खुद सोचेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे आप खुद महसूस करें, जैसे आप बाय द वे खड़े हैं, कोई ट्रेन आपको बगल से गुजरना शुरू की, तो कब महसूस होता है कि ट्रेन हमको पार करना शुरू की? जब उसका इंजन मेरे बगल से पार करना शुरू करे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लेते हैं यहां पर खड़े हैं, ये ट्रेन आपको यहां से गुजरना शुरू की, तो ये महसूस तब होगा जब ये आपके सामने से गुजरना शुरू करे। और कब महसूस हो ट्रेन पार कर जाए? जब इसका आखिरी बोगी पार कर जाए, यानी ट्रेन यहां चला जाए। इसका मतलब कि ट्रेन यहां से बढ़ के यहां गई, अर्थात अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की। यानी इसमें आपने क्या सीखा? एक खड़ा व्यक्ति या किसी खड़े पोल को पार करने में ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा, वो भी अपने स्पीड से। इसलिए यदि समय निकालना है तो ट्रेन की लंबाई बटा ट्रेन का वेलोसिटी, यानी ट्रेन की चाल। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? लेकिन हमारा यहां कह रहा है कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो स्वाभाविक तौर पे हमारा ट्रेन ए है और मान लेते प्लेटफॉर्म ए है, तो ट्रेन तब महसूस होगा पार करना शुरू की जब इसका इंजन प्लेटफॉर्म की छोर पे हो, और जब बोगी लास्ट यहां क्रॉस कर जाए, इसका मतलब कि ट्रेन पार कर गई, इसका मतलब यहां से यहां की दूरी तय किया। ये हमारा ट्रेन की लंबाई है, ये हमारा ट्रेन की लंबाई आपका 500 मीटर है, और ये हमारा प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस तो 500 प्लस 221 अर्थात 721 हो गया। यानी कहने का तात्पर्य है, अगर मुझे स्पीड निकालना है तो स्पीड निकालने के लिए 500 में हम 221 को जोड़ देंगे, ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया, और इसको हम समय से डिवाइड करेंगे, यानी 35 से डिवाइड किया। अब इसमें देखना है कि ऊपर में आपका मीटर में है, इसलिए यहां पर मीटर जाएगा, ये हमारा सेकंड जाएगा, अर्थात मीटर पर सेकंड होगा। यानी कि 721 बटा 35 मीटर पर सेकंड होगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखना है, हमारा पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, अब 721 बटा 35 देखे, यहां भी 721 बटा 35 है, लोग आंसर कर देते हैं, जबकि ध्यान देना चाहिए वो मीटर पर सेकंड है, ये किलोमीटर पर आवर है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहले तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर चेंज करने का आपके पास होना चाहिए। तो इसका एक बात गौर करेंगे, यहां पर
5 मीटर पर सेकेंड बराबर हो जाता है 18 किलोमीटर पर आवर। बच्चों इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर करना है तो स्वाभाविक तौर पे 721/35 तो है ही, 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि 18/5 करेंगे 5/18 करें। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे आप कोडिंग में दिमाग में सेट रखें, किलोमीटर बड़ा कि मीटर बड़ा? किलोमीटर बड़ा। तो 18 और 5 में बड़ा कौन? 18 की 5? 18। जब किलोमीटर में बदलना है, किलोमीटर लाना है, ऊपर 18 रहेगा, नीचे 5 रहेगा, बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे। जब मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो फिर छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे, यानी 5/18 कर देंगे। इस तरीके से भी दिमाग में आप सेट कर सकते हैं, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब इसके बाद इसको हम करते हैं, तो मुझे तो किलोमीटर पर आवर करना था, 18/5 करना था। अब इसमें देख सकते हैं, इसको काट छाट करने का प्रयास कर सकते हैं। 35 से कटेगा आपका, 7 से कटेगा 5 बार में, और ये 7 से कटेगा 103 बार में। यानी हम कह सकते हैं यहां पर 1854/25 हो जाएगा। सहमत है कि नहीं? अब क्या करना है, हमारा ऑप्शन थोड़ा 74 और 78 क्लोज में जा रहा है। जब 74 78 क्लोज में जा रहा है तो हमको इसको सॉल्व करने में ही फायदा है। तो आप 25 का टेबल याद है, 25 से डिवाइड भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको जनरल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे शॉर्टकट तरीका आपको बता दें, किसी संख्या को यदि 25 से भागा देना है, 25 से भागा देना है तो 4 से गुणा करके 2 डेसिमल बैठा दीजिए। तो जैसे ही इसको 25 से भागा देना, 4 से गुणा कर देते हैं, तो 4 से गुणा किया, 4 गुणा 4 16 का 6 1 बचा, 4 गुणा 5 20 1 21 हो गया 2, और 18 गुणा 4 72 और 2 74 हो गया। उसके बाद 2 अंक के बाद यहाँ डेसिमल बैठा दिया, 74.16 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। क्या सहमत हैं? तो आपको क्या देखा, एक चीज हमने क्या सिंप्लीफिकेशन सीखा, 25 से यदि भागा देना है तो 4 से गुणा करके 2 डेसिमल बैठा दिया। अगर 25 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 से डिवाइड करके 2 जीरो बढ़ा देंगे। एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। क्लियर है कि नहीं? तो हमने क्या देखा, अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करना है तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई जुड़ जाएगा। अब प्लेटफॉर्म के जगह पे कभी कभी आपको कह देगा, नदी में बना हुआ पुल की बात कर देगा, सुरंग की बात कर देगा। तो पुल हो या सुरंग हो या खड़ा ट्रेन हो, सब प्लेटफॉर्म की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ये साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 है। आपको बच्चों एक बात ध्यान रखना है कि कॉसेक थीटा और साइन में क्या रिलेशन है। तो आप जानते हैं कि आप ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ते होंगे कि कॉसेक थीटा बराबर हो जाता है 1/sin थीटा। यानी कहने का मतलब हमारा दे रखा है कि साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा, साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा बराबर 2। ये हमको दे रखा है और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है साइन का पावर n थीटा प्लस 1/sin का पावर n थीटा। यानी पावर n यहां पे कर दिया जा रहा है, इसका वैल्यू मुझे निकालना है। बच्चों एक बात ध्यान रखें, एक रूल होता है वो आपको नोट कर लेना चाहिए कि यदि a प्लस 1/a बराबर 2, यदि a प्लस 1/a बराबर 2 है तो a बराबर 1 होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी आपने क्या देखा, यदि a प्लस 1/a बराबर 2 तो a बराबर 1 होगा। इसको आप एक तरह से दिमाग में रखेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे। तो यदि ऐसा रहेगा, यानी जो यहां नीचे वही यहां होना चाहिए, और तब इसका वैल्यू यदि 2 है, निश्चित रूप से a बराबर 1 होगा। अब आप सोचिए, जो यहां है वही यहां है,
इसका मतलब साफ, और इतना बराबर 2 है, इसका मतलब हो गया कि साइन थीटा बराबर हमारा 1 हो जाएगा। और जैसे ही साइन थीटा 1 हो गया तो ये हमारा 1 का पावर n कर दिया 1, यहां भी हो गया 1, दोनों जोड़ दिया, 2 आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यानी आप क्या देख रहे हैं, ये हमारा अलजेब्रा का रूल है, लेकिन क्वेश्चन ट्रिगो का है, तो ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा का इस्तेमाल कर लिया, बन जाएगा ना। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इसमें एक बात और ध्यान रखें बच्चों, जिस तरह से साइन और कॉसेक है, उसी तरीके से आपका कॉस का उल्टा सेक होता है। यानी कि ये भी आपको ध्यान देना चाहिए कि कॉस, ध्यान देना चाहिए कि सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 टैन थीटा, इसको भी याद रखना चाहिए। अब जिस तरह से यहां पे साइन कॉसेक है, उसी तरह से आपका कॉस और सेक हो सकता है, टैन और कॉट हो सकता है। हर एक का एक ही तरीके से बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आप अगर ऐसा जानते, इतना करना नहीं पड़ेगा, सीधा देखेंगे, अच्छा साइन है, इसका उल्टा कॉसेक होता है, तो इस जो है उसी का उल्टा जोड़ने पे 2 है, इसका मतलब इतना बराबर 1 होगा। और 1 का पावर कुछ भी करें 1, यहाँ भी 1, तो 1 + 1 2 आंसर हो गया, बिना कुछ लिखे बना सकते हैं। लेकिन ये तब कर पाएंगे जब एक कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, और इस तरह क्वेश्चन पूछने की बहुत संभावना होती है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए इसी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री में भी कह रहा है आपका केंद्रक की बात किया है। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि केंद्रक कहते किसको कहते हैं। केंद्रक को हम लोग इंग्लिश में सेंट्रॉयड कहते हैं। सेंट्रॉयड अर्थात केंद्रक। अब इसमें क्या होता है, जो देखिएगा, किसी भी ट्रायंगल में उसके माध्यिका का मतलब किसी भुजा के मध्य बिंदु को अपोजिट शीर्ष से यानी वर्टेक्स से मिलाते हैं, इसको हम लोग माध्यिका कहते हैं। तो मान लेते हैं जैसे ट्रायंगल आपका ABC दे रखा है, इसका यहाँ माध्यिका D दे रखा है। तो माध्यिका जिस बिंदु पे काटे, जैसे इस A माध्यिका हो गया, उसी तरह से A भी आपका हो गया। अब तीनों जहां कट करेगा उसको हम लोग केंद्रक यानी कि सेंट्रॉयड कहते हैं। और ये हमारा कह रखा है कि एक केंद्रक हमारा G है। क्लियर है? तो ये हमारे नॉलेज में होना चाहिए कि केंद्रक कहते किसको हैं। उसके बाद बच्चों एक बात और ध्यान रखेंगे, ये किसी भी त्रिभुज में कैसा भी ट्रायंगल क्यों ना हो, उसका केंद्रक अर्थात सेंट्रॉयड उसके माध्यिका यानी कि मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। 2:1 का मतलब हो जाता है, एक बात गौर करेंगे, आपका यह पोर्शन यदि 2 है, यह पोर्शन आपका 1 होगा। यानी कि यहां से जो शीर्ष के साइड का जो पोर्शन है वो बड़ा रहेगा और ये छोटा रहेगा। उसी तरह से इधर से यदि चलेंगे तो B से G का पार्ट ये 2 होगा, इधर वाला 1 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि AG/GD ज्ञात करें। तो अगर AG/GD ज्ञात करें पूछा होता तो 2:1 हो जाता, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, AG/AD पूछ रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है आपको AG/GD। अब गौर करेंगे, AG का मतलब AG/AD पूछा जा रहा है। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं, AG हमारा 2 है, परंतु AD की बात की जाए तो AD तो 2:1 3 हो जाएगा ना, रेशियो 2:3 हमारा हो गया, बी ऑप्शन चला जाएगा। कई बार बच्चे हड़बड़ी में क्या करते हैं, अब AG/GD पूछ रहा, आपको पूछ रहा है AG/AD, लेकिन AG/GD का 2:1 याद करके रखे हैं, तो 2:1 से भी आंसर मार के लोग निकल जाते हैं कई बार गलती से। तो आपको करना क्या चाहिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़िए और उसमें देखिए कि मुझे क्या दिया है और क्या मुझे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो दिमाग में होना चाहिए, साथ साथ ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी दिमाग में होना चाहिए। क्वेश्चन बड़ा आराम से बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत की नहीं को। इसी में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप देखिएगा, ये भी टाइम एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का बहुत क्वेश्चन आता है।
इसमें क्या दे रखा है, एक ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है। तो ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है और उसका चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक बात पहले आपको ध्यान देना है कि हमारा लंबाई मीटर में है परंतु स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। तो सबसे पहले तो उसका स्पीड आपको मीटर पर सेकंड करना होगा। तो हमारा कह सकते हैं, पहले तो हम चाल निकालेंगे। तो चाल हमारा जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर दिया है। इसका मतलब 60 गुना अब 5/18 कर देंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो स्वाभाविक तौर पे ये 50/3 मीटर पर सेकंड हो गए, चाल निकल गया। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, उसके विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाले एक आदमी को पार करने में कितना समय लगा। अब जब किसी आदमी को पार करना है, गौर करेंगे, किसी आदमी को पार करना है तो स्वाभाविक तौर पे वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी होता है, सापेक्ष चाल होता है। और उसमें आप जानते हैं अगर दो व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहा हो तो रिलेटिव वेलोसिटी आपका माइनस हो जाएगा। अगर अपोजिट से आ रहा हो तो वहां पर प्लस हो जाता है। यहां देखिए विपरीत दिशा में आ रही है, तो विपरीत दिशा में आ रही है तो वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ जाएगा। और तब यदि टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई हमारा 330 मीटर हो गया। अब रिलेटिव वेलोसिटी सापेक्ष चाल की बात हो गई। तो सापेक्ष चाल में क्या करना है कि पहले 60 को ऐसे बदलिए और 6 को बदलिए, तब आप जोड़ दीजिए, या डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, तो 60 में हम 6 जोड़ दिया क्योंकि विपरीत से आ रहा है। लेकिन इसमें एक बात फोकस करना है, ये आपका मीटर में है, इसको भी मीटर पर सेकंड होना चाहिए, जबकि ये तो किलोमीटर है। मीटर पर सेकंड करने के लिए यहाँ पर आप 5/18 से आप कर सकते हैं, उतना करने पहले करने की जरूरत भी नहीं है। अब आप इसके बाद सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या जाएगा, 330 डिवाइडेड बाई 66 गुना 5, ये डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम आप कर सकते हैं 18 सेकंड हो गया, क्योंकि मीटर है, ये मीटर पर सेकंड इसलिए सेकंड में हो जाएगा। ये हमारा आंसर चला गया। यही अगर दोनों रहता सेम दिशा में तो क्या करते, 60 में से 6 घटा देते तो 54 हो जाता और 54 का फिर इस्तेमाल करते। लेकिन यहां पर आपका एक विपरीत दिशा में है तो दोनों जुड़ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? चलिए, इसी में ये सब टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछने की संभावना होती है। क्लियर है कि नहीं? आगे देखते हैं हम लोग। आपसे कह रहा है किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। किसी विद्यालय में 8 अध्यापक की औसत आयु 40 वर्ष है, उसमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो गई। आप देखिए, बहुत सिंपल तरीका बताते हैं बच्चों। जैसे 8 अध्यापक हैं और सबका औसत 40 है, तो टोटल 8 गुना 40 हो गया। इसमें से 55 वर्ष वाले टीचर्स की मृत्यु हो गई, अर्थात इनका 55 हम यहां से माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, और एक व्यक्ति भी कम गए तो अब 7 व्यक्ति बच रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या कहा, 39 वर्ष का एक अन्य अध्यापक नियुक्त कर लिए गए, यानी 39 वर्ष वाले एक इसमें से ऐड हो गए। यानी टोटल तो आपका एक तरीके से उम्र इतना हो गया। लेकिन पहले से 8 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति चले गए, यानी 7 व्यक्ति हुए, लेकिन फिर एक व्यक्ति शामिल हो गए, तो फिर तो 8 का 8 हो गए ना। अब अगर हमको औसत ज्ञात करना है तो टोटल में हम 8 से डिवाइड कर देंगे। अब 8 से भागा देंगे तो बच्चों ध्यान रखना है, हमको इसको मल्टीप्लाई करने का चक्कर नहीं पड़ना है। आप सीधे इसी में 8 से भागा दे दीजिएगा तो 8 कैंसिल हो गया। अब हुआ कितना, 40। यहां देखिए -55 प्लस 39, तो -55 प्लस 39 कर देंगे तो -16 होगा, बटे 8 कर दिया तो 40 - 2 अर्थात 38 वर्ष हो जाएगा। कितना आसान हो गया, कैलकुलेशन सिंपल करके निकल गए। अब कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, 40 गुना 8 करेंगे तो 320 लाएंगे, फिर 55 घटाएंगे और फिर 39 जोड़ेंगे और तब 8 से भागा देंगे।
कैलकुलेशन बढ़ गया ना। हमको थोड़ा सा यहाँ बचाना है। क्या करना है? जो भी करने की नौबत है लास्ट में करना है। हमने क्या किया, चलिए 8 गुना 40 रहने दिया। अब इसको थोड़ा शॉर्टकट करना होता बिना पेन का इस्तेमाल करके, तो कैसे करते जो देखिए। अब 8 व्यक्ति आए, औसत 40 है, चलिए ठीक है। एक व्यक्ति जो 55 वर्ष वाले चले गए, 39 वर्ष वाले आ गए, यानी कम वाले आए ना, तो दोनों में कितना कम गया? 16 कम गया। तो 16 कम गया, व्यक्ति की जो संख्या पहले थी अब वही है, तो स्वाभाविक तौर पे औसत में 16/8 2 कम जाएगा। पहले 40 था, 2 कम गया, 38 हो जाएगा। तो आप मेंटली बना सकते हैं, ऐसे लिख के भी बना सकते हैं। अब इस पे क्या करना, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो और आराम से क्लियर हो जाएगा। और हम लोग और आगे सेट पे लेके आएंगे। इतना जरूर है कि ये सब टाइप का आपको कई बार रिवाइज भी हो जाएगा। इस तरीके से आराम से बनते चलेगा। बात सबको क्लियर है कि नहीं है? चलिए इसी में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आपसे क्या कहा जा रहा है? 2 समान वृत्त जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब गौर करेंगे, 2 वृत्त आपका ये ऐसे है और एक वृत्त हमारा ऐसे है। अब यहां पर कहा जाता है कि दोनों के केंद्र के बीच की दूरी दे दिया। अब कहा जाता है एक अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। बच्चों ध्यान रखेंगे, इसमें 2 तरह का स्पर्श रेखा होता है। इंग्लिश में इसको हम लोग टैंजेंट बोलते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैंजेंट, जो कि सीधा ऐसे चला जाता है। एक होता है ट्रांसवर्स टैंजेंट, जिसको हिंदी में अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा कहते हैं। तो अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा जो होते हैं वो ऐसे तिरछा जाता है। और ये जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई ज्ञात करना है। क्लियर है कि नहीं? तो इसकी अगर लंबाई ज्ञात करना है तो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है आपका, गौर करेंगे यहां पर, इसकी लंबाई यानी कि एक तरह से 10 का स्क्वायर। क्लियर है? आप क्या करेंगे, अगर इसकी लंबाई ज्ञात करनी है तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है 10 का स्क्वायर माइनस 3 + 3 इसका स्क्वायर, इसका अंडर रूट। यदि आप सेम रहे चाहे अलग रहे, अलग भी रहेगा तो भी जोड़ देना है। डायरेक्ट वाले में बच्चों ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट वाले में ये माइनस हो जाता है बीच में। तब तो अगर सेम है तो 3 - 3 0 हो जाएगा, तो फिर 10 का 10 ही रह जाएगा। अलग अलग रहेगा तो माइनस करेंगे डायरेक्ट वाले में, लेकिन ट्रांसवर्स वाले में प्लस हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं √10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सॉरी, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, रूट अंडर किया तो 64, अर्थात 8 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा आंसर चला गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ट्रांसवर्स में जिसका 2 का रेडियस यदि बाय द वे इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस यदि r2 है, बीच की दूरी यदि x है, तो ये हो जाएगा x² माइनस r1 प्लस r2 इसका स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ये आपका अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा अर्थात ट्रांसवर्स टैंजेंट होता है। इंग्लिश में उसको ट्रांसवर्स टैंजेंट कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बड़ा आराम से बनेगा। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है, 2 अंकों की एक संख्या। तो बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी 2 अंक की संख्या मानना होता है हम लोग 10x + y मानते हैं, जिसमें कि y आपका इकाई अंक है, x आपका दहाई अंक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लिया जाए, मान लेते हैं आप 32 की बात करते हैं, आप इसको लिखेंगे ना 10 × 3 + 2। अगर आप 32 की अगर बात करते हैं तो आपको इस तरीके से आप लिखेंगे ना। तो ये हमारा हो गया 2 इकाई अंक हो गया और 3 हमारा दहाई अंक हो गया। यानी एक तरह से ये हमारा इकाई अंक हो गया, ये हमारा दहाई अंक हो गया। अब हमसे कहा क्या जा रहा है, उसके अंकों का योग 12 है। तो अंकों का योग का मतलब हो गया x + y = 12। और हमसे पूछा जा रहा है बदली हुई नई संख्या। क्या कहता है, जब उस संख्या के दोनों अंकों को बदल दिया जाए
तो वह संख्या 36 घट जाती है। अब आप सोचिए, पहले संख्या 10x प्लस वाई था, अब इसके अंकों को बदल दीजिए तो स्वाभाविक तौर पे बदलने के बाद हमारा हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अब आपसे कह रहा है कि संख्या 36 घट जाती है, तो घटने का मतलब है कि इसमें से इसका अंतर हमारा 36 हो जाएगा। घट गया यानी छोटा हो गया, इसका मतलब साफ क्लियर हो गया कि 10x प्लस वाई और माइनस 10y प्लस एक्स इतना बराबर 36 हो गया। हम कह सकते हैं 9 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 36 हो गया, x माइनस वाई बराबर 4 हो गया। इसका मतलब दहाई अंक इकाई अंक से 4 अधिक होगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए आप, यहां देखिएगा इकाई अंक बड़ा है छट गया, इकाई अंक बड़ा है छट गया। अब यहां देखिए दहाई अंक बड़ा है इकाई अंक से, और ये भी देखिए 9 6 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, जबकि होना चाहिए 4। आपका ये भी गलत हो गया, ये आंसर चला गया। या आप ऐसे भी चल सकते थे, यहां पर दोनों अंकों को जोड़, अब देखिए यहां पे कर करके वहीं से सोच सकते थे कैसे, अंकों को जोड़ने पे 12 है, तो देखिए कि दोनों को जोड़ने पे 12 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहां पे 96 84 36 48, तो आप देखिए 9 6 15 नहीं, 6 3 9 नहीं, ये दोनों होगा। क्लियर है कि नहीं है? इसके बाद हमारा क्या कहा जा रहा है कि इसको बदलने से संख्या कम जाता है, तो कम जाता है का मतलब बाद वाली संख्या छोटा हो गया। बाद वाली संख्या छोटा होने का मतलब दहाई अंक बड़ा होगा। अर्थात यदि वास्तविक संख्या निकालना है, गौर करें बच्चों, यदि वास्तविक संख्या निकालना है तो दहाई अंक बड़ा होगा, अर्थात 84 होगा। लेकिन क्या कहा जा रहा है, यहां बदली हुई संख्या ज्ञात करना है, तो बदली हुई संख्या का मतलब क्या हुआ कि उसका उलटने से बना हुआ होना चाहिए ना। इसका मतलब हमारा आंसर वास्तव में यह होना चाहिए, ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? यानी आप क्या देख रहे हैं, हमारा आंसर ए चला जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। इसमें एक बात जरूर देखना है कि हमसे पूछ क्या रहा है, नई संख्या पूछ रहा है। अगर प्रारंभिक कहता तो बड़ा वाला हो जाता। ये तो हमारा बेसिक तरीके से हुआ, इस तरीके से हम लोग आराम से बना सकते हैं। बच्चों, ये हमारा अभी तक मैथ का हुआ, जिसमें आपका बिहार पुलिस का एग्जाम में आप देखते होंगे कि मैथ की संख्या कम होती है, तो मैथ की संख्या हमारा हो गया यहाँ पर। इसके बाद हमारे बहुत ही एक्सपर्ट टीचर, बहुत ही अनुभवी टीचर हमारे जीके जीएस के संजय सर हैं, जो आपके बीच में आ रहे हैं, और वो आपको जीके जीएस पे आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देंगे। और बच्चों, एक बात आप लोग को ही मालूम है कि जीके जीएस से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, जीके जीएस से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन आपका जीके जीएस से ही पूछा जाता है, इसलिए जीके जीएस का इसमें ज़्यादा रोल होता है। इसलिए आप लोग थोड़ा इस पे आ जाएं। सर आ जाएंगे सर। Good morning students. Thank you Lal sir for better discussion of mathematics. और अब हम चलते हैं जनरल स्टडीज पर, जिसके बगैर बिहार पुलिस का रिजल्ट लाना मुश्किल है। इसलिए हर हाल में यदि बिहार पुलिस आपको बननी है तो जनरल स्टडीज पर आपको गौर फरमानी होगी और 1-to-1 क्वेश्चन का डिस्कशन जो है आत्मसात करना होगा। चलते हैं हम जनरल स्टडीज, लेकिन उसके पहले हम हिंदी को देखेंगे। हिंदी में हमारा ये भाषा की सामान्य जानकारी है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप पुलिस अधिकारी के रूप में थोड़ी अंग्रेजी का भी ज्ञान रखें और हिंदी का भी ज्ञान रखें, ये सामान्य भाषा है। चलते हैं पहला सवाल हिंदी का। पहला सवाल है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है।
बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन शब्द की संज्ञा बताइए, यानी ये बुढ़ापा है, एक कौन सी संज्ञा है? तो ये तो भाववाचक संज्ञा है, एक भाव पैदा हो रहा है। क्या वो जवान है, वो बालपन है, बूढ़ा है? ये बुढ़ापा अपने आप में क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा सर्वनाम आप अच्छे ढंग से पढ़े होंगे। चलिए अगला, उसने कुत्ते को लाठी से मारा। उसने कुत्ते को लाठी से मारा, इसमें लाठी किस कारक में है याद रखना है। कर्ता ने याद रखना है। कर्म को कर्ता ने, कर्म को पढ़ा है ना आपने, करण से याद रखिएगा, करण से। तो ये ऑलरेडी ये जो से है वो क्या होगा? करण कारक। कैसा कारक? करण कारक याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है? खाना, पीना, जीना, टहलना। तो इसमें हम ना जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी, याद रखना है। अगला सवाल, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा क्या? अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा, याद रखिएगा। महीना में 2 पक्ष होता है, पखवाड़ा क्या? ये पक्ष हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक कृष्ण पक्ष। क्या बोलते हैं जी? कृष्ण पक्ष बोलते हैं, और एक बोलते हैं शुक्ल पक्ष। और ये कितना दिन का होता है? 15 डेज का होता है, 15 दूनी 30। तो याद रखना है कि कृष्ण पक्ष जो होता है वहां पर क्या होती है? अंधेरा होता है। शुक्ल पक्ष क्या है? ये उजियारा है। तो अंधेरी रातों वाला जो पक्ष होता है वो क्या होता है? कृष्ण पक्ष होता है, याद रखना है। और उजियारी रातों वाली जो पखवाड़ा है वो क्या होगा? शुक्ल पक्ष। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी। यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या? पर्वत सही है, भूधर सही है, नग सही है। यह सवाल नहीं होगा, याद रखना है। सवाल पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसलिए जो जो पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है, उसको एकदम याद करके जाएंगे, क्योंकि यहां से एक सवाल होगा। मुहावरा को भी ध्यान में रखना है। मुहावरा को भी ध्यान में रखना है। कहता है गोबर गणेश, मतलब कहा जाता है ये फलाना गोबर गणेश है, मतलब इसको कुछ भी नहीं आता है, ये महामूर्ख है। इसी को बोला जाता है नीरा मूर्ख, याद रखना है। क्या बोला जाता है? नीरा मूर्ख, याद रखेंगे। दड़िदा गोबर गणेश। आगे, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द दीजिए। शब्द का ज्ञान है कि नहीं आपके पास, ये डिमांड कर रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार हो, अर्थात इसमें क्या भरे जाएगा? कितने, वैसे, जैसे, जितने, अर्थात भर लो तुम जितने निर्भय हो उतने ही ईमानदार हो। तुम्हारे अंदर यदि डर नहीं है तो तुम्हारा विजय तो ऐसे ही तय है। और इसके लिए क्या हो रहा होगा? ईमानदार आदमी निडर होता है, याद रखेंगे, निर्भय होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान में रखना है। तुम जितने निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो। उत्तर हो जाएगा जितने। अगला सवाल, सही वर्तनी का चयन करें, मतलब इसमें 3 गलत है, एक ही सही है। अभिअस्त ये नहीं होगा, गलत है। अभयस्त ये भी नहीं होगा, गलत है। अभ्यस्त ये बिल्कुल सही है।
अव्यस्त, ये गलत है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अव्यस्त। यानी शब्दों की जो संरचना है वो कैसे सही होगा, वर्तनी कैसे सही होगा, इस पर गौर फरमाया गया है। दिए गए वाक्य में यह भाग ज्ञात करें कि जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। 3 भाग इसमें दिया हुआ है और तीनों में त्रुटि कौन नहीं है, याद रखना। पति पत्नी बिल्कुल सही। के झगड़े का हेतु, यही तो गलत है। के झगड़ा हेतु का जरूरी नहीं है, तो यह गलत है, याद रखिएगा। तो दूसरा गलत है, ध्यान में रखेंगे। क्या हो सकता है? बिल्कुल सही है। तो ऑलरेडी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2। के झगड़ा हेतु, याद रखना है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है, याद रखना है। तो नूरजहां नहीं, याद रखेंगे। गोदान बिल्कुल, गबन बिल्कुल, निर्मला बिल्कुल, ये तीनों सही है। तो इस प्रकार से नूरजहां प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। अगला सवाल, हिंदी हमारा समाप्त हो गया और उसके बाद जीएस की ओर चलते हैं। देखते हैं जीएस में किस तरह का सवाल है। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत सबसे पुरानी है, याद रखना है। देखिएगा, अजंता का गुफा, ताजमहल, खजुराहो, कुतुब मीनार। ये जो गुफा है वो प्राचीन काल का है, याद रखिएगा। किस काल का? प्राचीन भारत का। जबकि ये तीनों जो है ऑलरेडी ये मध्यकालीन भारत का है, याद रखेंगे। तो सबसे पुराना तो यही हो गया, एकदम छट गया। अजंता की गुफा में बौद्ध से संबंधित विभिन्न प्रकार की कलाकृति को देखा जाता है और यह महाराष्ट्र में है। किस राज्य में है जी? महाराष्ट्र में है, याद रखेंगे। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, याद रखना है। तो अजंता की गुफा क्या होगा? 200 BC का। ऑलरेडी यहां विभिन्न प्रकार के चित्रकारियां मिले हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगला सवाल, लीग ऑफ नेशंस के प्रपत्र बनने के बाद, लीग ऑफ नेशन जो है ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के लिए जो पीस एग्रीमेंट हुआ था, ये ऑलरेडी शांति जो समझौता हुआ था, उस समय अ लिविंग थिंग्स इज अ वॉर, यह स्टेटमेंट किसका था? नेवाइल चैम्बरलिन का स्टेटमेंट है, याद रखेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और व्यवस्था कैसे पैदा हो, इसके लिए यूनाइटेड नेशन का जो प्रारंभिक संस्था थी लीग ऑफ नेशन, उसकी शुरुआत 1919-20 में किया गया था और उसी समय इसका स्टेटमेंट है नेवाइल चैम्बरलिन का, याद रखेंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का डी। अगला पूछेगा एफडीआई क्या है, एफडीआई का पूरा नाम क्या होता है? तो ये आइए देखिए, एक होता है एफडीआई, क्या होता है जी? एफडीआई। और दूसरा होता है एफआईआई। तो एफडीआई का मतलब होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई का मतलब हो गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एफआईआई का मतलब क्या हो गया? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जब कोई विदेशी कंपनी, अरे ए नामक अमेरिका कंपनी है और भारत में आकर ओपन मार्केट में किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है खुले बाजार में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एफडीआई। लेकिन जब हम कोई विदेशी इन्वेस्टर भारत के शेयर बाजार में आकर यदि इन्वेस्ट करेगा तो वो क्या कहलाएगा? एफआईआई, याद रखेंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, याद रखेंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट किसका? एफआईआई का। लेकिन पूछ रहा है एफडीआई, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, याद रखना है।
भारत का टारगेट है कि अधिक से अधिक भारत में एफडीआई हो। अगला सवाल, इस बजट में आप मैसेज करके बताएंगे कि बजट 2024-25 में भारत ने कितना तय किया है कि 2025 में 2024 में भारत का एफडीआई टारगेट क्या है। अब इसका जवाब देंगे। भारतीय मुखर संगीत का प्राचीन रूप है कौन? ये ध्रुपद है, याद रखना है। ध्रुपद जो है ऑलरेडी भारतीय मुखर संगीत का ये प्राचीन रूप है, याद रखना है। राजा मानसिंह का योगदान इसमें जबरदस्त है। अगला, पियरे कार्डिन का नाम, पियरे कार्डिन का ब्रांड जो है कई एक प्रोडक्ट में है जिसमें आपने पियरे कार्डिन का पेन का यूज किया होगा। तो ऑलरेडी ये जो प्रोडक्ट है ये इसी के नाम पर है, याद रखना है। और ये कौन था भाई? तो ये फ्रांस का फैशन डिजाइनर हुआ करता था। कहां का? फ्रांस का फैशन डिजाइनर, याद रखेंगे। तो ऑलरेडी आपका पियरे कार्डिन एकदम क्लियर हो गया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? बहुत बढ़िया, यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है ऑलरेडी इसमें सदस्यों की संख्या 15 होती है, याद रखना है। इसमें 10 अस्थायी होता है और 5 स्थायी होता है, याद रखेंगे। और ये 5 स्थायी में कौन है जी? अमेरिका है, और कौन है? ब्रिटेन है, और कौन है? फ्रांस है, और कौन है? रूस है, और कौन है? ये चाइना है, याद रखना है। तो इस प्रकार से ऑलरेडी ये तीनों तो है, ऑस्ट्रेलिया इसमें नहीं है। उसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये। यूएनओ का स्थापना कब हुआ? यूएनओ का स्थापना पूछेगा तो ऑलरेडी 1945। हेडक्वार्टर कहां? न्यूयॉर्क, याद रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। इसका काम अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ाना है। इसके 6 अंग हैं, ये भी ध्यान में रखना है। चलो, दक्षिणी ध्रुव में भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो दक्षिणी ध्रुव में पहला अनुसंधान केंद्र का नाम दक्षिण गंगोत्री, याद रखना है। ये ऑलरेडी हमारा ये जो ध्रुव है दक्षिणी, इसी के लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर ये दक्षिणी गंगोत्री है। और इसका जो स्थापना हुआ था 83-84 में, याद रखना है। और यहाँ पर वैज्ञानिकों को द्वारा विभिन्न प्रकार का अनुसंधान किया जाता है जो जलवायु से संबंधित होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जनरल KM करियप्पा भारत का पहला जो आर्मी चीफ है वो ऑलरेडी ये भारत का फर्स्ट आर्मी चीफ जो है ये गद्दी पर बैठे थे, याद रखना है। और इसीलिए ये 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस की बात करेंगे तो 26 जनवरी, मकर संक्रांति की बात करेंगे तो 14-15 जनवरी, और सेना दिवस की बात करेंगे तो 15 जनवरी, श्रम दिवस की बात करेंगे तो ऑलरेडी हमारा क्या 1 मई, याद रखना है। चलो अगला सवाल, भारतीय संविधान में अब कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो वर्तमान में कितना है? 22 अंतर्राष्ट्रीय 22 मान्यता प्राप्त भाषा है। मान्यता प्राप्त भाषा की संख्या कितना? 22, जिसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। पहले 18 था, 2003 में 4 शामिल कर दिया गया। संथाली, बोडो, मैथिली और डोगरी, याद रखेंगे। तो 18-4 22 याद रखना है। यदि भाषा से संबंधित अनुसूची पूछेगा तो अनुसूची 8 याद रखेंगे। अगला सवाल, संघीय मंत्री परिषद का त्याग पत्र देने वाला पहला मंत्री कौन था? तो याद रखना है लियाकत नेहरू
समझौता हुआ था कश्मीर के मुद्दे पर, और इस समझौता के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था, और त्याग पत्र के बाद इन्होंने 1950 में जनसंघ का स्थापना किया था, और यही 1980 में क्या बन गया, भारतीय जनता पार्टी। याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। चलो, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला सवाल, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? 52वें संविधान जो संशोधन है वो कब आया, 1985 में आया, और इसमें जो विषय था ऑलरेडी दल बदल निषेध, यानी कि कोई भी एमएलए और एमपी अपना पार्टी नहीं बदल सकता है। कब तक, जब तक वो 2/3 संख्या में ना हो। तो ऑलरेडी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। याद रखेंगे, दल बदल निषेध अधिनियम का संबंध किससे, तो 10वीं अनुसूची से। 9वीं अनुसूची क्या है, इसमें किसी विषय को शामिल कर दिया जाएगा तो कोर्ट में, न्यायालय में वो वाद योग्य नहीं होगा, सुना नहीं जाएगा। 11वीं अनुसूची में पंचायत का चर्चा है, याद रखना है, और 12वीं में हमारा नगर पालिका का है, ये ध्यान में रखेंगे। पूछेगा पंचायत में कितना विषय, तो 18 विषय, न्यायपालिका में कितना, पंचायत में कितना, 29 विषय, और न्यायपालिका में कितना, 18 विषय। याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगला सवाल जो है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब आया? प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है 1951 में आया, और इसको किसने लाया, मिस्टर नेहरू ने लाया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। भूमि सुधार का संबंध ऑलरेडी प्रथम संविधान संशोधन से था, याद रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये 1951 में आया है। चलो, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस संविधान से लिया गया है? तो याद रखना है, ये अमेरिका से लिया गया है, और अमेरिका से सिर्फ मौलिक अधिकार ही नहीं लिया गया है, मौलिक अधिकार से लिया गया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद लिया गया है, राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग है वो लिया गया है, और ऑलरेडी हमारा न्यायपालिका स्वतंत्रता को लिया गया है, ये भी ध्यान में रखेंगे। कनाडा से क्या लिया गया है, संघीय व्यवस्था लिया गया है, याद रखना है, संघीय शासन व्यवस्था। ब्रिटेन से क्या लिया गया है जी, तो कानून का शासन लिया गया है, और क्या लिया गया है, कैबिनेट सिस्टम लिया गया है, और क्या लिया गया है, संसदीय प्रणाली लिया गया है, और क्या लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है। याद रखना है, तो उत्तर हो जाएगा कनाडा इन विषय को लेकर। ऐसे इस क्वेश्चन का उत्तर ये होगा। याद रखेंगे, ब्रिटेन से हमने इतना चीज लिया है, फ्रांस से हमने बंधुता को लिया है, याद रखना है। चलो, अगला सवाल, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार ऑलरेडी प्रधान होती है, और इसमें संसद होता है, और संसद का 3 अंग कौन, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। याद रखना है, तीनों को मिलाकर किस का निर्माण होता है, संसद। और संसदीय व्यवस्था का दूसरा नाम क्या है, संसद है, यह ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग सामुदायिक प्रतिरूप पेश किया? मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा मौर्य मिंटो सुधार 1909 में किया गया था, याद रखना है। और इसी के तहत फूट डालो और राज करो अंग्रेज की नीति कामयाब हुआ भारत में, और हिंदू मुस्लिम के बीच में भेदभाव पैदा किया गया।
उत्तर क्या हो जाएगा? 1909। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षा कहा गया है? लोकसभा का जो गार्जियन होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है, याद रखेंगे। वर्तमान में 18वीं लोकसभा जो है का गठन हुआ है और इसका जो अध्यक्ष है मिस्टर ओम बिरला, याद रखना है। ओम बिरला इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा इन करंट, याद रखेंगे। अगला सवाल, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो रसिया से लिया गया है संविधान में, और इसके तहत संविधान की रक्षा करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, पर्यावरण की रक्षा करें। ये सारे हमारा जो कर्तव्य है वो मौलिक कर्तव्य है। और ये संविधान के भाग 4 क में है, याद रखना है। अनुच्छेद 51 क में है, याद रखेंगे। और इसके तहत मौलिक कर्तव्य कितना? 10 था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे एक और जोड़ दिया गया, अब हो गया 11। तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना? 11। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो हर माता पिता का ये कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अगला सवाल 38, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है, याद रखना है। प्रजातंत्र की असली मालिक जनता है। जनता जिसे चाहेगी सत्ता पर बैठाएगी और जिसे चाहेगी कान पकड़कर बाहर कर देगी। इसलिए कोई भी सरकार इस अभिमान में ना रहे कि हम सब दिन के लिए हैं। बढ़िया काम करेंगे तो जनता आपको गद्दी पर रखेगी, अन्यथा बाहर कर देगी। राइडर कप का संबंध किससे है? तो राइडर कप का संबंध गोल्फ टूर्नामेंट से है। राइडर एक अमेरिका, ये ब्रिटेन का व्यवसायी बिजनेसमैन हुआ करता था और उसी के नाम पर यह कपड़ा यूरोप और अमेरिका के बीच में ये जो खेल होती है उसी विजेता को ऑलरेडी ये राइडर कप दिया जाता है। उत्तर हो जाएगा गोल्फ, याद रखेंगे। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 जून को, याद रखिएगा। क्यों मनाया जाता है? खाद्य जो हमारा संसाधन है उसको लेकर लोगों में जागरूकता पैदा किया जाए, इसकी बर्बादी ना हो। क्यों? क्योंकि वर्तमान में 80 करोड़ आबादी भूखमरी का शिकार है पूरे वर्ल्ड में, और 110 करोड़ लोग ऐसा है जिससे संतुलित आहार नहीं मिलता है, और सारे बीमारी का जड़ यही है। तो लगभग 200 करोड़ जो है वो तो खाद्य संकट को लेकर बीमार है, याद रखना है। तो इसी के लिए हमें जागरूक करना है लोगों को कि ज़्यादा खाद्यान्न की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है? बाजार अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें पूरी तरह बाजार के लोगों के द्वारा इस पर नियंत्रण होता है। इसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, याद रखना है। ये मांग और आपूर्ति पर यह पूरी तरह निर्भर करती है। इसमें सरकार का नियंत्रण ऑलरेडी नहीं होता है, याद रखना है। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? सरकारी नियंत्रण से मुक्त, याद रखेंगे। और वर्तमान में जो भारत की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, यह सीधे पूंजीवादी में बदलता जाता है, याद रखना। बदलता जा रहा है, ये भी ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से ऑलरेडी इसका उत्तर जो हो जाएगा सरकारी नियंत्रण से मुक्ति। अगला सवाल, यदि कोई पूर्ण उत्पाद अपने अधिकतम पर हो तो इसकी जो सीमांत उत्पादकता होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है, वो 0 होगा, याद रखना है। इकोनॉमी में आपने पढ़ा है। अगला, मूल्य में यदि वृद्धि होगा तो क्या होगा? उपभोक्ता अधिशेष में वृद्धि होगा, उपभोक्ता अधिशेष में कमी होगा, उपभोक्ता अधिशेष पर कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ जाइए, कंज्यूमर बचत में वृद्धि होगा, कंज्यूमर बचत में कमी होगा,
कंज्यूमर बजट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हकीकत यह है कि यदि मूल्य में वृद्धि होती है, यानी कोई भी चीज महंगा होता है, तो हमारे पास 100 रुपया है और यदि 10 रुपया का सामान 20 रुपये में मिल रहा है, इसका मतलब है कि पहले जो हमें 90 रुपया बच रहा था, अब बचेगा 80 रुपया। तो बचत में क्या हो गया? कमी हो गया। तो भोक्ता बचत में क्या होगा? घटत होगा, मतलब कमी होगी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जाता है? याद रखिएगा, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और इसके तहत मांग जमा स्वीकार नहीं की जाती है, याद रखना है। चेक जारी नहीं किया जाएगा, याद रखेंगे। ड्राफ्ट जारी नहीं किया जाएगा, याद रखना है। यह क्या करती है? निवेश करती है लंबे समय के लिए, याद रखना है। तो मांग आधारित जमा स्वीकार करेगा तो नहीं करेगा, उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है, किस आधार पर? तो देखो, एक पब्लिक सेक्टर होता है और दूसरा प्राइवेट सेक्टर होता है। तो यदि किसी फर्म का स्वामित्व, प्रबंधन, नियंत्रण सरकार के हाथों में हो तो उसको हम पब्लिक सेक्टर यूनिट बोलते हैं। और इसके लिए किसी भी कंपनी में सरकार का 51% शेयर जरूरी है। और यदि किसी स्वामित्व, प्रबंधन, नियंत्रण निजी हाथों में होगा तो वो प्राइवेट सेक्टर होगा, इसके लिए 49% शेयर जरूरी है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामित्व, ऑटोनॉमी। ऐसी रेखा जिसने सभी बंडल शामिल हो, जिसकी कीमत उपभोक्ता की आय के बिल्कुल बराबर हो, यह रेखा क्या कहलाती है? तो यदि आय और व्यय बैलेंस है, इसी को तो बजट बोला जाता है। बजट का चर्चा संविधान में नहीं है, लेकिन बजट का दूसरा नाम जो है एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है और इसकी चर्चा आर्टिकल 112 में है, याद रखेंगे। आर्टिकल 112 में इसे ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वैसी योजना है जिसकी शुरुआत 1 मई 2016 को हुआ और इसके तहत जो भी गरीब महिलाएं हैं उनको एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। पहली बार 5 करोड़ लोगों को, उसके बाद 8 करोड़ और उसके बाद 9 करोड़ कर दिया गया टारगेट। अब और ये दिया जा रहा है, यानी इन लोगों को जो एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है, इससे उसके स्वास्थ्य पर जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। चलो, वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत होता है? तो ये जो हमारा वायुमंडल है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है। ये क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है और इसी में 50 किलोमीटर ऊपर ऑलरेडी एक ओजोन लेयर होता है, याद रखिएगा। और ये लेयर हमको अल्ट्रावायलेट रे से रक्षा करती है, जो मानव के लिए बेहद हानिकारक है। ये ध्यान में रखना है। दुर्भाग्य की बात है कि ओजोन होल बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ने का जो कारण है ग्रीन हाउस गैसेस है। इस पर हमें निगरानी करनी होगी। उत्तर हो जाएगा समताप मंडल। अगला पॉइंट, आकार के संदर्भ में शनि, आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में क्या स्थान है? तो आकार में यदि हम देखते हैं तो पहला कौन? बृहस्पति, दूसरा कौन? शनि, तीसरा कौन? अरुण, चौथा कौन? वरुण, याद रखेंगे। तो दूसरा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा दूसरा। सूर्य से दूरी के आधार पर हम बात करेंगे। यदि ये सन है और दूरी पर बात करेंगे तो पहला क्या हो जाएगा? बुध, दूसरा क्या होगा? शुक्र, तीसरा क्या होगा? पृथ्वी, चौथा क्या होगा? मंगल, पांचवा क्या होगा? बृहस्पति, छठा क्या होगा? शनि, सातवां क्या होगा? अरुण, आठवां क्या होगा? वरुण, यानी कि छठा स्थान हो जाएगा, याद रखना है। सूर्य से दूरी के आधार पर छठा और आकार के आधार पर दूसरा, दोनों में से कोई एक पूछेगा। ग्रह सौरमंडल से क्वेश्चन होगा, बढ़िया से आप लोग पढ़कर जाइएगा। और मैराथन क्लास हम लेकर आ रहे हैं जीएस का, उससे कई एक सवाल लड़ जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसी को तो बोला जाता है क्या? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। और इसको किसने दिया? इसको दिया है
ऑलरेडी कॉपरनिकस ने याद रखेंगे। और एक होता है जियोसेंट्रिक थ्योरी। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, जबकि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में बताया गया है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, याद रखना है, जिसका चक्कर पृथ्वी लगा रही है। इसने दिया था, कॉपरनिकस ने, याद रखेंगे। चलो, अमीनी द्वीप और मिनी को याद रखना है। ये जो भारत हमारा है, ऑलरेडी ये अमीनी द्वीप कई एक द्वीपों का है, ये हमारा लक्षद्वीप है, याद रखना है। इसी में अमीनी द्वीप भी है और मिनी कोई द्वीप है, याद रखेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप, ध्यान में रखना है। चलो, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन? तो प्रशासनिक राजधानी जो है हमारा प्रिटोरिया है। कौन है? प्रिटोरिया, ये प्रशासनिक राजधानी है, याद रखना है। केप टाउन क्या होगा? वैधानिक राजधानी, याद रखेंगे। और ब्लू फाउंटेन कहाँ हो जाएगा? न्यायिक राजधानी, याद रखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जुडिशियल कैपिटल, याद रखेंगे। लेजिस्लेटिव कैपिटल केप टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल प्रिटोरिया, तो उत्तर हो जाएगा प्रिटोरिया। चलो, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन है? एल्युमिनियम हो जाएगा। चलिए, सियाल सीमा निफे आपने पढ़ा है, सियाल सीमा सिलिकॉन एल्युमिनियम हो जाएगा, सिलिकॉन मैग्नीशियम हो जाएगा और निकेल फेरिक हो जाएगा, याद रखना है। ग्रीन बीच मीन टाइम भारतीय मानक समय से कितना आगे है? याद रखिएगा। ये जो हमारा है ऑलरेडी ये जीएमटी है। ये क्या है जी? जीएमटी, 0 डिग्री। और यही हमारा भारत है। और ये क्या है? इसका मानक समय 82.5 डिग्री। और दोनों के बीच में कितना समय का अंतर? इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, 82.5 डिग्री, याद रखेंगे। तो 82.5 गुना 4, 4 दूनी 8, 8 चौको 32 और ये आधा 2, यानी 330 मिनट हो जाएगा। और 6 से भाग देंगे तो ये 5.5 घंटा हो जाएगा, यानी 5.5 घंटा हमारा जो भारतीय मानक समय जीएमटी से आगे है, याद रखेंगे। चलो, उत्तर ध्रुवीय ज्योति ऑरोरा बोरियालिस, देखिएगा कि जो सन फ्लेयर होता है वो ऑलरेडी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। तो प्रवेश करते समय यहां पर एक चमक होती है और दूसरा यहां पर चमक होता है। इसी को ऑरोरा बोरियालिस बोलते हैं और इसी को एरोरा ऑस्ट्रेलियालिस बोलते हैं, याद रखना है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलियालिस, ठीक है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप ज्योतीय ध्रुवीय का उत्पन्न होना, दक्षिणी प्रकाश के रूप में जाना जाना, मुख्यतः भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में और पृथ्वी के आकाश में दिखाई देता है। ऑलरेडी ये ध्रुवीय क्षेत्र ये उत्पन्न करता है, ठीक है। चलो, मानसूनी वन किसे कहा जाता है? तो मानसूनी वन उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को कहा जाता है। और यहां पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, याद रखेंगे। और यहां पर एक पतझड़ मतलब ये अपने नमी को बनाए रखने के लिए पेड़ पौधा 8 सप्ताह के लिए अपना पत्ता गिरा देता है, याद रखना है, ठीक है। और यहां पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो सखुआ है, सागवान है, शीशम है, याद रखना है। उत्तर हो जाएगा बी। चलो, 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये किया था बड़ौद। बड़ौद कहां पड़ता है? यूपी में। ये जाट नेता हुआ करता था, याद रखिएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगला पॉइंट, कुतुब मीनार कहां स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। किसने बनाया इसे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। इसको पूरा किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने पूरा किया है, याद रखना है, ठीक है। चलो, दिल्ली के लिए लड़ाई यानी कि पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई कब? 1526 में लड़ा गया। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया, जिसमें लोदी हार गया और बाबर जीतकर मुगल वंश का स्थापना भारत में किया है, याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक स्थान पर लाकर
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया, यह कथन किसका है? तो ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी। चलो अगला सवाल, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, याद रखिएगा, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी ने दिल्ली विधानसभा में स्मोक बम फेंका था। इसका मकसद क्या था? किसी का हत्या नहीं करना था, बल्कि बहरे लोगों को कान खोलना था, याद रखना है। और वो बिल क्या था? बिल था ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल था, और ये पब्लिक सेफ्टी बिल था। इसी बिल के विरोध में ऑलरेडी भगत सिंह ने बम फेंका था, याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। चलो अगला, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी को नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का उपयोग किया था? यह मोहम्मद बिन तुगलक था, याद रखिएगा। और इसको पगला बादशाह बोला जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे, पगला बादशाह बोला जाता है। इसने राजधानी परिवर्तन किया था, इसने ऑलरेडी टोकन करेंसी जारी किया था, और इसने सैनिकों को पहले वेतन दिया था लड़ाई से पहले, और इसने टैक्स को भी बढ़ाया था। और ये चारों इसकी योजना असफल हुआ, याद रखेंगे। ये सफलता के लिए ये नहीं जिम्मेदार, बल्कि ये सारी योजनाएं समय से पहले की थी, इसलिए इसे पगला बादशाह कहा जाता है, याद रखिएगा। इनमें से किसे खाने खान की उपाधि दिया गया है? तो ये बैरम खान को उपाधि ये दिया गया है, याद रखना है। और ये अकबर का संरक्षक हुआ करता था, ये भी ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और अकबर अंतिम समय में इसे स्पष्ट बोला कि तुम जाओ हज की यात्रा करो, और उसी यात्रा के क्रम में ऑलरेडी गुजरात के पाटन में ये मारा गया है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार क्षेत्र के अंदर नहीं हुआ? तो पहला बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में। दूसरा का कहाँ हुआ? वैशाली में। तीसरा का कहाँ हुआ? पटना में। और चौथा कहाँ हुआ? कश्मीर, याद रखेंगे। तो ये उत्तर हो जाएगा। चलो अगला सवाल, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये राजगीर में स्थित है, याद रखना है। और ये ऑलरेडी राजगीर में स्थित है, 400 मीटर ऊंचा है, ये ध्यान में रखेंगे। इसको पर पहुंचने के लिए 500 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, ये अलग बात है, रज्जू मार्ग का भी प्रावधान है। और ये जो मंदिर है बना हुआ है, इसके चारों ओर भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, याद रखेंगे। तो विश्व शांति स्तूप, और ये श्वेत संगमरमर से बना है, ये भी ध्यान में रखना है। चलो निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान नंबर 1 है, याद रखिएगा। बिहार का स्थान 6ठा है, और दोनों में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है, उसके बाद नहर से होती है, याद रखना है। चलो, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे, बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र नाना साहब, और उसकी सेनापति जो है ऑलरेडी तात्या टोपे, यह ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू शाही राजा महमूद गजनबी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ का निर्माता था? और ये हिंदू राजाओं को एक करने का जो प्रयास किया था वो आनंद पाल ने किया था, याद रखना है। जयपाल तो प्रथम आक्रमण में ही ये आत्महत्या कर लिया गलानी से, लेकिन बाद में इसने ऑलरेडी ये हिंदू राजाओं को संगठित किया, याद रखना है। चलो उत्तर हो जाएगा आनंदपाल। अगला सवाल, हाल ही में तैयब एर्दोगान किस देश का राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये ऑलरेडी तुर्की का ये राष्ट्रपति, याद रखें, तुर्की का नया नाम तुर्कीये है, ध्यान में रखना है, जिसकी राजधानी इस्तांबुल है। HPCL निम्नलिखित में से किस राज्य में 500 करोड़ की लागत एथेनॉल प्लांट स्थापना करने का निर्णय लिया गया है? तो ये कहाँ किया है? हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। एथेनॉल एक ऐसा जैविक ईंधन होगा जिसे पेट्रोल डीजल में 20% तक मिलाया जा सकता है, और हम जानते हैं कि जितना विदेशी मुद्रा है वो हम ऑलरेडी कच्चे तेल पर हम खर्च करते हैं अधिकतर, और ये हम यदि एथेनॉल ईंधन को उसमें मर्ज करते हैं
तो इससे क्या होगा, कम से कम हमारा कच्चे तेल का आयात होगा और हमारी विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगी और बचत होगी। हाल ही में भारत ने किस देश को $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन दिया है? ये ऑलरेडी ये जो उधार दिया है ये अभी श्रीलंका को दिया था, क्योंकि हर हाल में श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा था और उसी संकट से निवारने के लिए श्रीलंका को भारत ने इस तरह का लोन दिया है। हाल ही में किस देश ने सेनोल लोड 16 मिशन लॉन्च किया है? तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। CNSA ने लॉन्च किया है। किस पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है? याद रखिएगा। तो क्या है? आयरन जो हमारा है ऑलरेडी, मैग्नीशियम जो हमारा है, ये सब क्या है? माइक्रो एलिमेंट्स है। रक्तचाप किससे मापते हैं? तो स्फिगोमैनोमीटर से, याद रखना है, ध्यान में रखेंगे। आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से, याद रखना है। टेम्परेचर किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से मापा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है? बीपी मापा जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी प्राणियों के द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ है? यूरिक एसिड, अमोनिया और यूरिया, ये ऑलरेडी उत्सर्जित पदार्थ है, याद रखना है। जबकि कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग ऑलरेडी भोजन के रूप में लेते हैं, इसके अलावा एक और उत्सर्जित पदार्थ जो है वो CO2 है, जिसको श्वसन क्रिया के माध्यम से हम ऑलरेडी बाहर करते हैं। एक्वस एग्नस का वैज्ञानिक नाम किसका है? गधा का वैज्ञानिक नाम है, याद रखना है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो वाटर में वाटर का मात्रा सर्वाधिक होता है। सेल में सर्वाधिक अणु क्या? वाटर का होता है, याद रखेंगे। मानव प्रजाति क्या है? ये सर्वाहारी है, सब कुछ खा सकता है। ये शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। एक CD रोम डिस्क पढ़ने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? तो लेजर बीम की आवश्यकता होती है। लेजर बीम के माध्यम से हम इसको पढ़ सकते हैं। भौतिक मात्रा में इल्यूमिनेशन की इकाई क्या है? तो ये ल्यूमेन है, याद रखना है। क्या है जी? ल्यूमेन, ध्यान में रखेंगे। चलो, वायुमंडलीय आवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितना देर का अंतर हो सकता है? देरी होती है तो 2 मिनट का होता है। चलो, आवाज की माप का डेसिबल क्या है? तो ये मात्रक डेसिबल है, याद रखना है। हर्ट्ज किसका है? ये फ्रीक्वेंसी का है। एम्पलीफायर आवाज को गति देती है। स्टडी ऑफ साउंड दैट इज एक्वास्टिक, याद रखेंगे। अवर्तन दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बड़ा होगा, यह ध्यान में रखना है ना। टॉर्च में हम किसका यूज करते हैं? अवतल दर्पण का। हेडलाइट में किसका यूज करेंगे? अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग यूज किसका करते हैं? अवतल दर्पण का, याद रखना है। चलो, ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचालित करते हैं उसमें कोटिंग किसका होता है? PVC का होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, याद रखेंगे। अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा होती है? तो H2SO4 सर्वाधिक होता है, याद रखना है। ठीक है, SO2 और N2O को आप जानते हैं। चलो, निम्नलिखित में से किसे पूलो लोहे के जंग धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है? याद रखना है। तो ये नुकसान कौन पहुंचाएगा? ऑलरेडी जंग नुकसान पहुंचाता है और इससे बचने के लिए हम लोग कोटिंग करते हैं जस्ता का। अगला सवाल, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? मिश्र धातु क्या हो गया? ठोस विलयन हो गया, याद रखेंगे, है ना। तांबा और जस्ता यदि दोनों हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? पीतल, याद रखिएगा। पानी और अल्कोहल यदि हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? द्रव विलयन हो जाएगा, याद रखना है। दो गैस मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? गैस विलयन हो जाएगा। चलो, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच लेवल क्या होगा? पीएच लेवल क्या होगा? ऑलरेडी ये 6 होगा, याद रखेंगे। चलो, मैलाकाइट एक अयस्क है, किसका है? तो ये कॉपर का है, याद रखिएगा। किसका? कॉपर का, याद रखेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग किस में? सजावटी आइटम में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो मीथेन होता है। कितना परसेंट? 95%, याद रखिएगा। और ये सारे जो फॉसिल्स फ्यूल है इसके लिए ये जिम्मेदार है। इसी के साथ
इसी के साथ आज की सभा समाप्त होती है, लेकिन अंग्रेजी बचा हुआ है। अभी आपने देखा मैथ्स, आपने देखा हिंदी, आपने देखा जीएस, और अब आप देखेंगे अंग्रेजी, जिसके लिए मिस्टर भारद्वाज सर आ रहे हैं और इंग्लिश के जाने माने विख्यात प्रोफेसर इन पटना। दैट्स ऑल। जय हिंद मिस्टर भारद्वाज सर। चलो आप लोग फिर से तैयार हैं सारे लोग इस मैराथन में। मैं भी आप लोगों का साथ देने के लिए मैं एम.के. भारद्वाज आप लोगों को आगे लेकर के चलता हूं, खास करके इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जो है। तो आप सारे बच्चों को पता है कि इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस जो है बिहार पुलिस एग्जामिनेशन के लिए पूछे जाते हैं, और वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और शायद सारे क्वेश्चन अगर आप गौर से देखें और इसे समझें और इसे बनाने का कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करनी होगी। तो आप सारे बच्चे रेडी हैं? चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। तो हमें दिए गए इस क्वेश्चन में सबसे क्लोज के मीनिंग को देखना है, और ये अंडरलाइन किया गया जो वर्ड है, अंडरलाइन किए गए वर्ड को देखना है। तो बालक अंडरलाइन किया हुआ वर्ड आपका ईडियम है, क्या बोलो? मुहावरा, ए बॉल ऑफ फायर। तो मुहावरा आपका क्या बोलो? ए बॉल ऑफ फायर। तो इसका शाब्दिक अर्थ लगाओगे तो शाब्दिक अर्थ हो जाता है आग का गोला, लेकिन शाब्दिक अर्थ और मुहावरा में अंतर है ना। मुहावरा क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। शब्दों के समूह जिसके अर्थ तो होते हैं लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं होते हैं। ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं और इन्हें आपको याद करना है और जानना है। इसमें जो वाक्य में यूज किया गया अंडरलाइन कर करके, वो मैरी के साथ, मैरी इज ए बॉल ऑफ फायर। तो बॉल ऑफ फायर किसे कहा जा रहा है बोलो? मैरी को। अगर कोई व्यक्ति काफी फायरी है ना, इसका मतलब है कि वो काफी ही ओजस्वी है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर फायर, ए बॉल ऑफ फायर जो कहा जा रहा है वो मैरी को कहा जा रहा है। एंड इज ऑलवेज इंगेज्ड इन समथिंग क्रिएटिव। तो इतनी योज वाली है, इतनी जो है खास करके योजस्वी है मैरी, कि हमेशा इंगेज रहती है, संलग्न रहती है, सकारात्मक रचनात्मक कार्यों में लगी रहती है। तो रचनात्मक कार्य में वही व्यक्ति लगा रह सकता है जो ऊर्जा से भरा हो, है ना, जो उत्साह से भरा हो, जो चंचल हो, एक्टिव हो। तो यहाँ पर अगर ऐसा भाव देखते हो तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है, एन एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन। तो अगर व्यक्ति क्या बोलो एक्टिव और एनर्जेटिक, तभी वो क्या कर सकता है? क्रिएटिव काम कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। दूसरा ऑप्शन में क्या लिखा है बोलो? डल। तो जो व्यक्ति जो है काफी ये बॉल ऑफ फायर कहलाएगा, वो डल नहीं होगा। डल और इंसिपिड का मीनिंग सेम है। डल का भी अर्थ सुस्त होता है, इंसिपिड का अर्थ भी मंद और सुस्त होता है। थर्ड में दिया ऑप्शन टू बी गुड एंड बेनिफिशियल फॉर समवन। तो अब है कि यहाँ पर टू बी गुड और बेनिफिशियल फॉर समवन से कोई ताल्लुकात नहीं बनता है आपके इडियम का, क्योंकि इससे कोई अर्थ निकलता नहीं है इस प्रकार का। टॉकेटिव पर्सन भी इसका अर्थ नहीं निकलता है। तो निश्चित तौर पे इसमें जो आंसर है वो आपका क्या है? एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन है। तो ये मुहावरा है और मुहावरा आपको याद रखना होता है। ध्यान देना, मुहावरे में दाएं बाएं करके कोई मीनिंग नहीं निकाला जाता है। ये आपको अगर याद है तो निश्चित तौर पे इसका जो है आंसर आप फाइंड आउट कर लोगे, इसका जो है आप आंसर सही तरीके से दे पाओगे। प्रोसीड टू अनदर क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है घिसा पीटा क्वेश्चन होता है, और ऐसे क्वेश्चन का सामना बचपन से करते रहते हैं, खास करके समानार्थक शब्दों के लिए। तो समान अर्थ देने वाला, समानार्थक क्या हुआ? समान अर्थ देने वाला। तो हमें दिए गए ऑप्शन में से जो है समान अर्थ देने वाले शब्द ढूंढने हैं, और माय डियर स्टूडेंट्स समान अर्थ कौन देता है उसे आपको देखना है। वैसे आंसर के पास आप पहुंच रहे हो। प्रमोट शब्द दिया है, इसमें क्या दिया है बोलो? प्रमोट। प्रमोट किस लिए करते बताओ? किसी को इनकरेज करना, बढ़ावा देना, क्या कराता है? प्रमोट। तो प्रमोट का रियल में मीनिंग होता है इनकरेज। क्या होता है बोलो? उत्साहित करना। काउंसिल शब्द दिया है, काउंसिल शब्द का अर्थ होता है हाइड। काउंसिल का अर्थ क्या होता है बोलो? हाइड। होलिस्टिक का अर्थ होता है कंप्लीट।
होलिस्टिक का अर्थ क्या होता है बोलो? कंप्लीट। कंप्लीट का अर्थ क्या होता है बोलो? संपूर्ण, है ना, संपूर्ण। ग्रॉल का अर्थ होता है साउंड ऑफ एनिमल से संबंधित है, साउंड ऑफ एनिमल। खास करके जो है, मान लो स्पेशली मैं बात करूं तो डॉग के साउंड के लिए, है ना, किसके साउंड के लिए? डॉग के साउंड के लिए लेते हैं, ग्रॉल शब्द लेते हैं। और बुस्ट शब्द का अर्थ होता है इनकरेज। बुस्ट शब्द का अर्थ क्या होता है बोलो? इनकरेज। इनकरेज का अर्थ क्या होता है बोलो? प्रोत्साहित करना। क्या अर्थ होता है? प्रोत्साहित करना। बताओ कि प्रमोट का अर्थ देने वाला कौन सा ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में, क्योंकि प्रमोट का अर्थ भी क्या होता है? इनकरेज। और बूस्ट का भी अर्थ क्या होता है? इनकरेज। तो निश्चित तौर पे आपका जो आंसर है वो क्या है बोलो? डी। कोई शंका नहीं। तो इस तरीके से आप देख लो कि इतने जो है आसान क्वेश्चन आपके रहेंगे, लेकिन आपको इसको जो है बनाना है, सही तरीके से बनाना है। आपके लिए कोई समस्या नहीं बनने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब दिया गया शब्द में इसका अपोजिट मीनिंग देना है। तो इसके ठीक पहले आप क्या कर रहे थे? समानार्थक। अब जो देंगे इस प्रश्न में क्या देंगे? विपरीतार्थक भाव देंगे। अपोजिट मीनिंग वाले शब्द को सिलेक्ट करेंगे अपने आंसर के लिए। तो बोल्ड वर्ड में दिया गया है ब्रेव। ब्रेव शब्द का अर्थ आप सारे बच्चे को पता है, करेजियस होता है। क्या होता है बोलो? करेजियस। करेजियस का अर्थ क्या होता है? साहसी। क्या होता है बोलो? साहसी। ठीक है। और आपका क्वार्डली, तो मैं क्वाड पे चर्चा कर रहा हूं, ध्यान देना। काव शब्द का अर्थ जानते हो? काव शब्द का अर्थ पता है? काव देखे हो? गाय देखे हो जो दूध देती है? काव मिल्क खाते हो, यूज करते हो काव मिल्क। बट यहां काव शब्द का अर्थ बिल्कुल ही अलग है बालक। काव का अर्थ होता है फ्राइटन। क्या होता है बोलो? काव का अर्थ होता है फ्राइटन। काव का अर्थ होता है इंटिमिडेट। इंटिमिडेट, ठीक है। काव शब्द का अर्थ क्या होता है? भयभीत करना, ठीक है। और काव शब्द में बालक जी जोड़ा गया आर्ड। तो आपका यार्ड जो है प्रीफिक्स नहीं है, सफिक्स है। ये निगेटिव मीनिंग देने वाला सफिक्स है, निगेटिव सफिक्स है। निगेटिव सफिक्स है। और एल वाई भी इसमें क्या है बोलो? सफिक्स है। काव आपका रूट वर्ड है। काव आपका क्या है बोलो? रूट वर्ड है। तो काव शब्द में यार्ड लगा करके फिर एल वाई लगाया गया, ठीक है। तो क्वाड जो है जैसी धमकी देना, यार्ड निगेटिव है तो निगेटिव मीनिंग देगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जो धमकी ना दे सकता हो, जिसमें क्षमता धमकी देने की नहीं हो। तो क्वाड में एल वाई लगाया तो इसका पूरा मीनिंग अगर देखोगे तो इसका अर्थ हो जाता है लिली लीवर्ड। लिली लीवर्ड। और इसका अर्थ हो जाता है टिमिड। टिमिड, जिसको आप कहते हो डरपोक। तो वैसे व्यक्ति जिसको धमकी देने की क्षमता नहीं है, किसी को डराने की क्षमता नहीं है, तो वैसे व्यक्ति को कमजोर माना जाता है। ऐसे कमजोर व्यक्ति के लिए जो वर्ड होता है लिली वर्ड होता है या टिमिड होता है। क्या होता है बोलो? टिमिड। तो यहां नेक्स्ट है करेजियस। इलेगेंट का अर्थ जान लो। इलेगेंट का अर्थ होता है स्प्लेंडिड। इलेगेंट का अर्थ क्या होता है? स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का अर्थ क्या होता है बोलो? भव्य, है ना। स्प्लेंडिड का अर्थ क्या होता है? भव्य, ठीक है। अब यहां पे कॉर्डियल शब्द है। कॉर्डियल का अर्थ होता है आपका सौहार्दपूर्ण। सौहार्दपूर्ण, ठीक है। तो भाई अब सारे शब्दों का अर्थ यहां दिया गया है। अब इसमें देख लो, तय करो, सेलेक्ट करो कि कौन सा वर्ड जो है ब्रेव का अपोजिट मीनिंग देगा। तो यहां पर पहला ले लो, अपोजिट मीनिंग देता हुआ दिख रहा है। दिख रहा है या नहीं? कावार्डली का अर्थ क्या है बोलो? कावार्डली शब्द का अर्थ है डरपोक। और ब्रेव का अर्थ क्या है? करेजियस। करेजियस का अर्थ क्या होता है बोलो? साहसी। तो साहसी का उल्टा क्या हो गया बोलो? डरपोक।
आपका आंसर क्या हो गया? ए सेक्शन आपका क्या हो गया? ऑप्शन ए इज योर आंसर। कॉर्डियल शब्द का मीनिंग बिल्कुल अलग है, सौहार्दपूर्ण, वार्म एंड फ्रेंडली। सौहार्दपूर्ण समझते हैं? नहीं, वार्म एंड फ्रेंडली। तो वैसा व्यक्ति जो कॉर्डियल टॉक किसी से करता है, काफी गर्मजोशी के साथ दोस्तवत तरीके से जो बात करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बोलो, कॉर्डियल कहते हैं। ठीक है। करेजियस का अर्थ तो जाने गए, साहसी होता है। एलिगेंट का अर्थ क्या होता है? बोलो, और एलिगेंट लिविंग स्टाइल। तो किसी व्यक्ति का जीने का तरीका क्या होता है? काफी भव्य होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि एंटोनिम फाइंड आउट करने के लिए ऑप्शन के सारे शब्दों को समझने में जो है आपकी जो है आसानी हो, इसलिए मैंने सारे शब्दों की चर्चा बारी बारी से कर दी। ठीक है। तो इस तरीके से सीखते चले और आगे बढ़ते चले। इस मैराथन में आप लोगों को काफी लाभ होने वाला है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका फिलर पे आधारित है। किस पे आधारित है? फिलर पे। इसमें जो ब्लैंक दिया गया है, इस ब्लैंक को फिल करना है सुटेबल वर्ड से। वैसे वर्ड जो यहाँ फिट बैठते हैं। फिट दोनों अर्थ में बैठना चाहिए, ग्रामर के अनुसार भी फिट बैठना चाहिए और सेंस के अनुसार भी फिट बैठना चाहिए। अगर दोनों अनुसार से फिट बैठेगा तो आपका कोलोकेशन, शब्दों के बीच में जो समन्वय होगा, अर्थपूर्ण समन्वय, वो सही होगा। और सही नहीं होगा तो अर्थपूर्ण समन्वय नहीं होगा, भाव नहीं मिलेगा, और ग्रामेटिकल हिसाब से भी और कॉन्टेक्स्ट के भी हिसाब से भी क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मांग क्या है उसे समझने का कोशिश करते हैं हम। शी इज मैरिड ए रिच बिजनेसमैन एंड हैज एनफ मनी टू स्प्लर्ज ऑन लग्जरीज। तो स्प्लर्ज का अर्थ क्या होता है? स्प्लर्ज का अर्थ होता है टू स्पेंड मनी। टू स्पेंड मनी कैसे, किस तरीके से स्पेंड करना? इन एक्स्ट्रावेगेंट मैनर। एक्स्ट्रावेगेंट मैनर है ना? ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट समझते हो? जो बिना सोचे समझे रुपया खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? बोलो, एक्स्ट्रावेगेंट। तो वैसा व्यक्ति जो एक्स्ट्रावेगेंट मैनर में खास करके रुपये को खर्च करते हैं, तो ऐसे जो है शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? बोलो, स्प्लर्ज। तो स्प्लर्ज जो रुपया खर्च करती हैं, किस चीज पे करती हैं? बोलो, लग्जरीज पे, मतलब विलासता की चीजों पे जो है बेहिसाब रुपया खर्च करती हैं। किसकी बात हो रही है? सी इज मैरिड। वो एक धनी व्यापारी से उसकी शादी हुई है और उसके पास काफी रुपया है लग्जरी के सामान पे रुपया खर्च करने के लिए। तो यहां पर मैरी के साथ जो दिया गया ऑप्शन में प्रीपोजिशन है, उसको देखना है कि कौन सा प्रीपोजिशन यहां सही है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मैरी के साथ पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन शब्द का प्रयोग होता है। अगर मैरी शब्द का प्रयोग एक्टिव वॉइस में किया जाता है तो वैसे अवस्था में इसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, यहां देख लो। जैसे मैं आप कहता हूं कि ऋषि मैरिड हर्षिता। तो ऋषि ने हर्षिता से शादी किया है। देख लो, इसमें जो है किसी प्रकार का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ है, ये एक्टिव वॉइस का है। लेकिन इसी को जब पैसिव में बनाओगे तो क्या हो जाएगा? हर्षिता वाज मैरिड टू ऋषि। तो आप ध्यान पूर्वक देखोगे माय डियर स्टूडेंट्स, यहां मैरी शब्द का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया गया है। जब पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग किया जाता है तो इसके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बोलो, टू का। यहां भी ये बात इज मैरिड टू ए रिच बिजनेसमैन यहां पर लेना है क्या? बोलो, क्योंकि ये भी पैसिव वॉइस है। तो अतः आपका आंसर क्या होता है? ऑप्शन सी। अगर ऑप्शन सी के अलावा किसी और ऑप्शन में जाएंगे तो उसके लिए ग्रामर में किसी भी प्रकार का प्रोविजन नहीं है, किसी प्रकार की व्यवस्था ग्रामेटिकल रूप से नहीं है। दैट्स ऑल। समझ में आई बात? तो आई तो जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जो अग्रसर होते हैं। वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस या पैसिव टू एसिव। जैसा भी जो है आपका सेंटेंस कह रहा हो उसके अनुसार आपको एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में बदलना है। तो वो निर्भर करेगा सेंटेंस को। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक एट द सेंटेंस। सेंटेंस क्या लिखा है? दे बिल्ट ए न्यू हाउस लास्ट ईयर। दे बिल्ट अ न्यू हाउस लास्ट ईयर। ध्यान देखना, दे बिल्ट अ न्यू हाउस लास्ट ईयर। तो सबसे पहले वॉइस बनाने के क्रम में मैं खास करके वैसे सारे विद्यार्थियों को बताना चाह रहा हूं जो विद्यार्थी जो है थोड़ा सा भी ब्रशअप करना चाहते हो, अपना मेमोरी को जो ब्रशअप करना चाहते हो, वैसे विद्यार्थी ध्यान दे, है ना। यहां पर सबसे पहले वॉइस बनाने के क्रम में आप इसको पहचाने। ये देखो दे बिल्ट है, तो जब आपका दे के बाद डायरेक्ट वर्ब लिया गया मतलब ये एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस बनाने के क्रम में सब्जेक्ट के बाद क्या लेते हैं? बोलो, सहायक क्रिया लेते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब लेते हैं। यहाँ किसी प्रकार का ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं है। अतः ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस है। क्या बोलो? एक्टिव वॉइस। इसका मतलब इस सेंटेंस को हमको पैसिव वॉइस में बदलना। पैसिव वॉइस में बदलने के बाद इस ऑप्शन में जाकर के देखना है कि क्या है। तो यहां पर ये टेंस भी चेक करो। ये टेंस क्या बोलो? इसका सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस का ये वाक्य है। तो सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदलने में क्या करते हैं? ध्यान दो। तो इसका स्ट्रक्चर होता है एक्टिव से पैसिव में स्ट्रक्चर जो होता है, ध्यान दो। सब्जेक्ट के बाद क्या लेते हैं? वाज लेते हैं, वाज या वर लेते हैं। इसके बाद क्या लेते हैं? V3 लेते हैं। इसके बाद आपका प्रीपोजिशन लेते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब है कि सब्जेक्ट यहां जो है कहां से लाते हैं बताओ? ये न्यू हाउस जो है आपका ये दिया हुआ है। ये न्यू हाउस आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसका? ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? बोलो, सब्जेक्ट बन जाता है। ये न्यू हाउस को उठाओ, सब्जेक्ट बनाओ तो क्या हो जाएगा? और न्यू हाउस। और न्यू हाउस के बाद आप इसको देखो, हाउस सिंगुलर है या प्लुरल है? हाउस क्या है? बोलो, सिंगुलर। इसलिए इसके साथ जो सहायक क्रिया लेंगे क्या लेंगे? सिंगुलर लेंगे। तो यहां पर क्या लेंगे? वाज। और बिल्ट का V3 क्या होता है? बोलो, बिल्ट ही होता है। वाज बिल्ट, है ना। उसके बाद क्या है? बोलो, दे है। तो पहले प्रीपोजिशन रखो। प्रीपोजिशन क्या रखेंगे? बाय। और दे का क्या हो जाएगा? देम, बाय देम। लास्ट ईयर टाइम को ज्यों कहते हो रख देंगे। तो आपने देखा कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले जो है आपके एक्टिव वॉइस के दिए गए ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बनाते हैं। पैसिव में क्या करते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। फिर इस सब्जेक्ट के नेचर के अनुसार क्या करते हैं? सहायक क्रिया को रखते हैं। आप देख रहे हो न्यू हाउस क्या है? बोलो, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वर्ब क्या लिया गया? सिंगुलर वाज लिया गया ना। उसके बाद फिर क्या करते हैं? बोलो, वर्ब जो दिया गया है वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। तो बिल्ट V2 का भी काम करता है, बिल्ट V3 का भी काम करता है। तो इसलिए जो है बिल्ट का V3 क्या लिया गया? बिल्ट। फिर प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया गया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल गया, है ना। तो सब्जेक्ट को दे को कहां बदल दिए? दे में। और समय को ज्यों कहते हो क्या किए? बोलो, रख दिए। अब मिला ये कहां दिया गया है? ये न्यू हाउस वाज बीइंग। देखो यहां बीइंग का प्रयोग किया गया क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस में लेकर के चला गया। हम लोग जो बना रहे थे एक्टिव वॉइस सिंपल पास्ट का बना रहे थे, पास्ट प्रोग्रेसिव का नहीं। दे हैड बीन बिल्डिंग, ये भी पैसिव में नहीं है, ये भी कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। तो ये वाक्य अपने आप में क्या होता है? गलत है। अब है कि यहां पर देखो न्यू हाउस वाज बिल्ट। ये न्यू हाउस वाज बिल्ट बाय देम लास्ट ईयर। तो आपका सही ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ कहां मिल रहा है? बोलो, सेक्शन सी में। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही है। तो हम लोग जो है इस प्रक्रिया से होकर गुजरने के बाद इस निश्चय पे पहुंचते हैं कि हमारा जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो हमारा क्या है? बोलो, ऑप्शन सी। ओके, मुझे नहीं लगती कि इस चीज को समझने में बहुत परेशानी है।
तो लगातार इस टाइप के जो मैराथन चल रहे हैं, इसके जरिए आपको इस प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार के रूल की चर्चा होती जाएगी, आपका ब्रशअप भी होता जाएगा और आपको कोई खास बहुत बड़ी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वर्ड्स आर गिवन। आपके 4 शब्द दिए गए हैं, आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। इसमें से सिर्फ एक जो है वर्ड सही तरीके से आपका क्या है, कहता है कि स्पेल्ड इनकरेक्टली। एक ऐसे वर्ड हैं जो गलत तरीके से स्पेल्ड किए गए हैं, बाकी 3 जो ऑप्शन है वो सही है। तो हम कैसे पता करेंगे कि इसके जो ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन सही है, कौन से ऑप्शन गलत है? हाउ शैल वी डिसाइड दिस? डिसाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहला वर्ड ले लो, इंप्रेशन। तो देखो भाई, प्रेस शब्द लो, क्या लो? प्रेस। और प्रेस में आई एम लगा करके जो है प्रीफिक्स लगा करके बनाते हैं आप जो है क्या, इम्प्रेस। और इसमें आई ओ एन जोड़ देते हैं, सफिक्स। तो अब बताओ कि प्रेस में कौन कौन सा चीज लगा के इंप्रेशन बना? इम और आई ओ एन। यहां पे क्या है बोलो? प्रीफिक्स। और यहां पे क्या है बोलो? सफिक्स। तो आप सारा को अगर ऐड करके देखो तो इस हिसाब से जो है आपका पहला ऑप्शन क्या बोलो? सही है। क्या बोलो? सही है। सेकेंड ऑप्शन की बात है पर्सनल। तो भाई पर्सन में आप जो है क्या जोड़ते हो? पर्सन में आप एल जोड़ते हो तो बनता है पर्सनल। क्या बनता है बोलो? पर्सनल। तो आप देखो इसमें क्या गलत है, इसमें एन का प्रयोग ज्यादा किया गया है। किया गया है नहीं किया गया है? किया गया है। तो निश्चित तौर पे ये जो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड है वो क्या है बोलो? गलत है ना? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड क्या है बोलो? गलत है, क्योंकि पर्सनल शब्द जो है पर्सन में एल जोड़ करके बनाया जाता है, जिसका अर्थ होता है पार्टिकुलर। क्या अर्थ होता है बोलो? पार्टिकुलर, खास। टेररिज्म को चेक कर लो तो टेरर में है ना, टेरर में बालक जो है ISM जोड़ करके टेररिज्म बनाया जाता है, जिसका अर्थ होता है आतंकवाद। क्या अर्थ होता है? आतंकवाद। तो ये भी आपका सही है। इलिटरेट की बात करते हो तो लिटरेट, लिटरेट से जो है बनता है लिटरेट। लिटरेट में IL जोड़ करके क्या बनता है? लिटरेट, जिसका अर्थ होता है निराक्षर। क्या अर्थ होता है बोलो? निराक्षर। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है बोलो? सही है। तो आपका गलत ऑप्शन कौन सा है? बी। इसलिए जो है हमारा आंसर क्या होगा बोलो? बी होगा आंसर। कोई दिक्कत हो तो बोलो, किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो बोलो, समझने में कोई प्रॉब्लम है तो क्यों आपका आंसर जो है बी हुआ? समझ में आया? क्योंकि वर्ड फॉर्मेशन का जो तरीका है वो क्या था? सबका सही था, सिर्फ वर्ड फॉर्मेशन का तरीका गलत किसका था बोलो? पर्सनल का था, जिसमें डबल एन का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। कहता है इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सबसे पहले जो है ब्रैकेटेड पार्ट जो सेंटेंस का दिया गया है बालक जी, उसे जो है देखें और समझने का क्या करें? कोशिश करें। विलियम शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अदर राइटर्स। विलियम शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अदर राइटर्स। ये जो वाक्य है, वाक्य में देखा जाए तो यहां पर जो प्रयोग किया गया है बालक जी, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया। माय डियर स्टूडेंट्स, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। तो सुपरलेटिव डिग्री मतलब एक क्वेश्चन डिग्री से है, एडजेक्टिव की डिग्री से है, और ऐसे अवस्था में आपको ये तय करना होगा कि ऑफ के बाद ऑल अदर का प्रयोग होता है या नहीं होता है। तो याद कर लो, है ना, अगर सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑल का प्रयोग होता है तो उसके बाद अदर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑल का मतलब सारा हो गया, तो उसमें अदर फिर वापस ऐड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो सुपरफ्लुअस मीनिंग देगा या वाक्य को क्या करेगा? अर्थहीन बना देगा। देख लो इसमें क्या लिखा, विलियम शेक्सपियर सारे लेखकों में सबसे महान है। सारे लेखकों में, सारे दूसरे लेखकों में नहीं, क्योंकि इस तरीके का साहित्यिक भाव होता नहीं है। सारे लेखक मतलब उसमें कोई बचे हुए नहीं है, तो फिर अदर शब्द क्यों जोड़िएगा? अदर यहां क्या करेगा? इस मीनिंग को आपको डिस्टोर्ट करेगा, मीनिंग के सेंस को डैमेज करेगा। तो ऐसे अवस्था में जो है अदर के प्रयोग को क्या करना चाहिए?
स्किप करना चाहिए। तो स्किप करने के लिए हम कहाँ चलें? यहाँ भी अदर का प्रयोग किया गया, ये भी कैंसिल करो, यहाँ भी किया गया है, सिर्फ ऑप्शन ए है जहाँ पे जो है नहीं किया गया। तो क्यों गलत हुआ? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में ऑल के बाद अदर का प्रयोग नहीं करते हैं, नोट में याद रखना, है ना। अदर इज नॉट यूज्ड, अदर इज नॉट यूज्ड आफ्टर ऑल in the sentence of superlative degree। और स्ट्रक्चर भी मैं दे रहा हूं, ध्यान दो। सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, प्लस द हो, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया हो, ऑफ के बाद ऑल लो, ऑल के बाद प्लूरल नाउन लो, है ना, ये याद रखोगे, है ना। और ऑल के बाद कभी भी अदर का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने देखा ऑप्शन क्या है, ये सही है, बाकी के ऑप्शन क्या है बोलो गलत है, कोई दिक्कत नहीं। तो वी प्रोसीड टू अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बताओ? इस वाक्य में सिनोनिम बताना है शब्द का, है ना, इनग्रॉस का सिनोनिम बताना है। तो आप सबसे पहले इनग्रॉस का मीनिंग क्या निकलता है इस वाक्य के हिसाब से पहले देख लो, है ना। पूरे वाक्य को समझने का कोशिश करो बालक। तो पूरे वाक्य का क्या अर्थ होता है? सी वाज कंप्लीटली इनग्रॉस्ड इन हर वर्क, को पूरे रूप से अपने काम में तल्लीन थी, मशगूल थी, खोई हुई थी, है ना। तो इनग्रॉस शब्द का अर्थ आता है मशगूल, है ना, तल्लीन। क्या भाव आता है बोलो? तल्लीन, मशगूल, है ना। तो यहां पर जो है इस प्रकार का भाव कहां से प्राप्त हो रहा है देखो। सक्सेसफुल का अर्थ क्या होता है बोलो? सफल। फटीग का अर्थ क्या होता है? थकावट। एब्जॉर्ब का अर्थ क्या होता है? मशगूल। और डिस्टर्ब का अर्थ क्या होता है बोलो? परेशान, है ना। तो भाई इस शब्द का सही अर्थ देने वाला कौन सा है? ऑप्शन बी। इसलिए आपका जो आंसर है क्या बोलो? तो आप सारे शब्दों के साथ खेलना चाहोगे, खेलोगे, अगर मीनिंग अच्छी है तो आपको मजा आता है। लैंग्वेज पढ़ने में कोई खास परेशानी नहीं होती है। हमें पॉवर्टी जोन में तभी जाना पड़ता है जब हमारे वोकैब क्या हो बोलो बहुत कमजोर होते हैं, तभी जाकर के हमें खास परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर वोकैब थोड़ा अच्छा करो तो निश्चित तौर पे ऑल ऑफ यू विल एंजॉय योर क्लास ऑफ इंग्लिश। तो इस प्रकार से आपका जो है इंग्लिश सेशन मैराथन जो है आपका मॉक टेस्ट के साथ, जैन रोजगार क्लासेज के साथ आप लोग चलते रहो। और ये जैन रोजगार क्लासेज आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को प्रस्तुत कर रही है, प्रस्तुत करेगी, जो आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल ही आएगा। इससे अलग ना कोई पैटर्न होगा, ना इससे अलग कोई शब्द होंगे, ठीक है। तो ये दावा अभी जो है और सही साबित तभी होगा जब आप सही तरीके से पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है और जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका ट्रांसलेशन पे आधारित होता है, क्योंकि आपका जो सिलेबस होता है वो 9th 10th पे आधारित होता है। और तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन दिया गया है माय डियर स्टूडेंट्स, वो किस टेंस से है पहचानना ज्यादा जरूरी है, किस टेंस से दिया गया है। तो यहां पर जो ट्रांसलेशन दिया गया है उसमें देखो थी लिखा है, लिखी थी। तो भाई लिखी थी लिख चुकी है या लिखी है या लिख चुकी होगी, ये 3 तरीके का मैंने जो आपको दिया। तो लिखी थी आपका ये पास्ट परफेक्ट की बात करता है। किसका बात करता है बोलो? पास्ट परफेक्ट का। लिख चुकी है किसका बात करता है? प्रेजेंट परफेक्ट का। और लिखी है भी प्रेजेंट परफेक्ट का, और लिख चुकी है फ्यूचर परफेक्ट का।
ठीक है, मैं तीनों का स्ट्रक्चर दे रहा हूं, ध्यान दो। यहां पास्ट परफेक्ट का अगर प्रयोग किया जाए तो पास्ट परफेक्ट में आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ, हेड के साथ V3 लेते हो, ऑब्जेक्ट लेते हो। इसका अगर क्वेश्चन बनाते हो तो क्या हो जाता है, खास करके WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बालक जी होता है WH वर्ड प्लस सहायक क्रिया के रूप में हेड लेते हैं, फिर सब्जेक्ट लेते हैं, V3 लेते हैं और ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो यहां पर आप देख लो सब्जेक्ट WH वर्ड के रूप में क्या होगा, यहां क्या लिखा है, क्यों। क्यों के लिए किस प्रकार के शब्द आएंगे, वाई शब्द में प्रयोग किया गया है। इस वाक्य का टेंस क्या है, पहले ये देख लो, पास्ट परफेक्ट, क्या बोलो, पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट के लिए हमें क्या स्ट्रक्चर मिला है, ध्यान दो, हेड का। तो वाई के बाद हेड सिर्फ इस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें भी ऑप्शन नहीं है, इसमें भी नहीं है। हेड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में क्या लिया गया, यूज सब्जेक्ट के रूप में लिया गया। फिर क्या आएगा, V3 लिया गया, देख लो। और V3 के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो हर हिसाब से आपका ऑप्शन क्या है, बोलो, ए सही है। समझ में आई बात। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन बनाने में ये समझना बहुत जरूरी है माय डियर स्टूडेंट्स कि वाक्य का टेंस क्या है, क्योंकि अनुवाद करने में टेंस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वैसे कोई खास डिफिकल्ट नहीं है, आप सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ ध्यानपूर्वक जो है प्रैक्टिस सेशन को भी अगर देखते रहते हो, पढ़ते रहते हो, 1 से 2 बार उसको देखो सारे क्वेश्चंस को, तो सारा जो है आपका मेमोरी ब्रशअप हो जाएगा। और ब्रशअप होने के बाद सारी बातें नॉर्मल हो जाएगी। आप आराम से एग्जामिनेशन सेंटर जाओ और अपीयर हो, और जो है यू राइट डाउन, टेक डाउन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक।